Hello everyone, welcome you all. And in this video, we are going to discuss 6-month current affair of this Vision Monthly magazine. And in this video, we are going to cover from May to October month. And here we will cover all polity. ठीक है. सो यू नो वेरी वेल कि हम लोगों ने जितना भी कवर किया अभी तक मंथली मैगजीन में, मोस्टली वी हैव कवर साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट सेक्शन, साइंस एंड टेक. सो इस तरह से जो हम लोगों ने, और साथ ही साथ सिक्योरिटी टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है ऑलरेडी. बट अब नाउ ऑनवर्ड आई एम गोइंग टू कवर पॉलिटी इन अ सिंगल वीडियो, इकोनॉमी इन अ सिंगल वीडियो, और भी एक दो टॉपिक छुटे हुए लाइक आईआर हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक प्लेसेस इन न्यूज़ हो गया. ठीक है. सो इस तरह से जो है टॉपिक इन तीन सब्जेक्ट को हम लोग एक सिंगल वीडियो में कवर करेंगे, लाइक ये जैसे 6 मंथ का कवर किया हम लोग उस तरह से. ठीक है. सो आई होप इट विल बेनिफिट यू. और हम लोग मोस्टली वी विल ट्राई टू कवर फोकस फ्रॉम द फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू. और देखो बात यहाँ पे ये है कि पॉलिटी यू नो वेरी वेल कि एस्थेटिक पॉइंट इज़ वेरी रिलेवेंट और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे अभी जो करंट में चलता है उसको एस्थेटिक से रिलेट करके यूपीएससी बनाता है पॉलिटी से. ठीक है. सो इस तरह से इस चीज़ पे हम लोग फोकस करेंगे डीपली. सो नाउ चलते हैं, आज का हम लोग टॉपिक देख लेते हैं. ठीक है. So, first topic in this polity and governance is mass मीडिया एंड इलेक्शन. ठीक है. यू नो वेरी वेल ये हमेशा से रहता है, जब जब इलेक्शन आते हैं तब तब ये सारे चीज़ न्यूज़ में रहता है. ठीक है. और जो लोकसभा का इलेक्शन था इस टाइम पे, उसी को लेकर के ये था. और बेसिकली इसमें ये फोकस किया गया था किस तरह से जो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इशू करती है गाइडलाइन फॉर द इथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. ठीक है. जैसे कुछ इसमें प्रोविजंस होता है कि 48 आवर पहले आपको जो भी ऐसे इलेक्शन से पहले जो प्रचार प्रसार होते हैं उसको बंद कर देना है. तो इस तरह से कुछ ऐसे गाइडलाइंस और रेगुलेशंस होते हैं जो अब फॉलो करना होता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी को. ठीक है. सो यहाँ पे देखो जैसे कुछ ऐसे इसके डायरेक्टिव्स हैं जो कि पार्टी को नहीं करना होता है. ठीक है. लाइक जैसे कुछ भी ऐसे पब्लिक नहीं करना है फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, डेरोगेटरी, और जो स्पेशली टुवर्ड वीमेन हो. ठीक है. तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है. और कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं करना है जो कि कुछ ऐसे कंटेंट को कैरी करता हो जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में, जैसे बच्चे हो गए, तो इस तरह से वो चीज़ को भी ध्यान रखना होता है. ठीक है. और कुछ ऐसे वायलेंस हैं जो कि एनिमल को लेकर के हो, और इस तरह से उसको शो नहीं करना. कभी कभी होता है ना कि पॉलिटिकल पार्टी अपने रिलीजन को लेकर के ये सारे चीज़ एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं इन्वायरमेंट में उस टाइम पे चल रहा होता है कैंपेन. तो वो सारा चीज़ को ध्यान रखना होता है. कुछ ऐसे गाइडलाइन होते हैं. देखो इतना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट कुछ ऐसे हैं लाइक ये बेसिकली मेन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक. ठीक है. तो ये सारा चीज़ें जैसे कुछ ऐसे प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, डिजिटल मीडिया, इस सभी के लिए कहीं ना कहीं रेगुलेशन होते हैं. और ये मास मीडिया के अंदर ये देखने को मिल जाता है. ठीक है. तो ये सारा चीज़ था. यहाँ पे देखो ये देख लो. ठीक है. एलोकेशन ऑफ द टाइम टू पॉलिटिकल पार्टी ऑन ए स्टेट मीडिया. ठीक है. सो कुछ ऐसे टाइम दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट मीडिया को लेकर के. तो क्या क्या है, जैसे देखो नेशनल पार्टीज को मिनिमम 10 आवर का टेलीकास्ट दिया जाता है ऑन दूरदर्शन नेशनल चैनल. और जो है 15 आवर का इसके रीजनल चैनल पे ये कर सकते हैं अपना कैंपेन या फिर जो भी प्रचार प्रसार का होता है. ठीक है. सो इनको 10 आवर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग टाइम दिया जाता है ऑन द नेशनल हुकअप ऑफ एआईआर. एंड 15 आवर्स का जो दिया जाता है रीजनल जो एआईआर स्टेशन होते हैं वहाँ पे ये कर सकते हैं. ठीक है. स्टेशन पार्टीज़ को है हर किसी को एक 30 आवर का मिनिमम टेलीकास्टिंग टाइम दिया जाता है अप्रोप्रिएट रीजनल दूरदर्शन चैनल. ठीक है. तो इस तरह से कुछ प्रोविजंस थे जो कि हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आज का टॉपिक. वेट, देखो ये कुछ देखना चाहो तो देख सकते हो लाइक क्या क्या बेनिफिट है सोशल मीडिया का इलेक्शन में. तो डायरेक्ट कनेक्शन होता है बिटवीन पीपल्स एंड पॉलिटिशियंस. देखो ये बेसिकली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और कुछ अपना पर्सपेक्टिव क्रिएट करना है, सो यू कैन सी. ठीक है. तो नाउ लेट्स सी. सो इट हेल्प इन इन्हांस वोटर ओवर रिच पॉलिटिकल एजेंडा. ठीक है. और साथ ही साथ पब्लिसिटी ऑफ पॉलिसीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सारा चीज़ इससे देखने को मिलता है सोशल मीडिया में. और होता भी है कि कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी है अपना बेटर परफॉर्मेंस किया है या फिर कुछ ऐसे उसके अचीवमेंट है, सो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है टू अट्रैक्ट वोटर्स और
तो इस तरह से, ठीक है। देखो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, लाइक वॉइस टू पीपल्स एट ग्रास रूट लेवल, कैसे बनना है, कैसे कर सकते हैं, इस तरह से ये सारा चीज़। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल स्पेस में, ठीक है। और माइक्रो टारगेटिंग लाइक AI ड्राइवन एल्गोरिदम टारगेट स्पेसिफिक डेमोग्राफिक इन्हांसिंग कैंपेन। तो इसका देखो ये पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। जैसे होता है ना, अगर अगर AI का यूज करते हैं तो हो सकता है कि कोई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को AI सपोर्ट करेगा विच इज़ नॉट रिलेवेंट, और वैसे पॉलिटिकल पार्टी विच क्रिएटिंग अनजस्टिस, और वी कैन से ब्रेकिंग साइलेंस इन सोसाइटी। तो इस तरह से सारा चीज़ देखने को मिलता है। देखो कुछ ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं जो सोशल मीडिया को रेगुलेट करता है। एक तो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो कि गवर्न करता है वैसे सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया हर किसी को, ठीक है। देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रेगुलेशन 2021 लाया गया फॉर इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सोशल मीडिया एंड अदर इंटरमीडिएट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंटरनेट शटडाउन को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ देखो कुछ ऐसे इंडिया में देखने को मिला कि 116 शटडाउन देखने को मिला इन 2023 इटसेल्फ, ठीक है, जो कि हाईएस्ट नंबर था शटडाउन पूरे वर्ल्ड में, जो 6 कंसेक्यूटिव ईयर में, ठीक है। सो ये सारी चीज़ होते हैं। देखो कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो इंटरनेट शटडाउन के होते हैं, लाइक नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के, जो सोशल अनरेस्ट देखने को होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। सपोज़ अगर मणिपुर में ऐसे कुछ वायलेंस हुआ है तो उसको अदर पार्ट में स्प्रेड नहीं होने दे से रोकने के लिए वहाँ पे इंटरनेट शटडाउन का प्रोविजंस लगा सकते हैं। और इससे क्या होता है कि जो मणिपुर का जो जो कुछ भी ऐसे वायलेंस और उस चीज़ है वो नेक्स्ट स्टेट में नहीं फैलेगा। तो ये सारा चीज़ देखने को मिल जाता है। प्रिवेंटिंग चीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे कोई ऐसे स्टेट देखने को मिला जहाँ पे चीटिंग को रोकने के लिए इस तरह से किया गया इन एग्ज़ाम इटसेल्फ, ठीक है। तो ये सारी चीज़, लाइक यहाँ पे राजस्थान दिया गया है, आप झारखंड का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी इंटरनेट शटडाउन का यूज किया जाता है। देखो इंटरनेट शटडाउन क्या होता है कि ये इंटेंशनल होता है, ठीक है। जो कि बेसिकली इसमें कम्युनिकेशन को एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन तक पहुंचने में रोका जाता है, ठीक है। देखो 2023 में ग्लोबली ये देखने को मिला कि इंटरनेट शटडाउन जो है 41% से बढ़ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को मिला, जैसे 201 था 2022 में, बट 2023 में 283 देखने को मिला। सो इस तरह से ये चीज़ ध्यान रखना है। प्रोविजंस कुछ हैं ऐसे इंटरनेट शटडाउन के, लाइक जो ये प्रोविजंस इंटरनेट शटडाउन के वो गवर्न किया जाता है बाय द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ द टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी ऑफ द पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017, जो कि नोटिफाई किया गया है अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, ठीक है। सो देखो 1885 का जो एक्ट है एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को रेगुलेट करने के लिए, ताकि जो भी ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज होते हैं, लाइक इंटरनेट सर्विसेज हो गया, ग्रांट लाइसेंस हो गया, उसको रेगुलेट करने के लिए एम्पावर करता है दी जो 1885 का एक्ट है, ठीक है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। देखो अदर कुछ ऐसे टेम्पररी सस्पेंशन है टेलीकॉम सर्विसेज को लेकर के, जो कि इशू किया जाता है बाय द यूनियन एंड स्टेट होम सेक्रेटरी ओनली, ठीक है। जैसे अंडर 2017 का जो रूल्स था, तो 3 मेंबर रिव्यू कमेटी जो हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी एट सेंट्रल लेवल एंड द चीफ सेक्रेटरी यू नो वेल की एट स्टेट लेवल, ये रिव्यू करते हैं टेलीकॉम इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर को बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये अंडर रूल थे 2017। देखो कुछ ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन अनुराधा वाशिन वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ORS केस ऑफ 2020, ये इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू द मीडिया ऑफ इंटरनेट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट से, बिकॉज इसमें ये है कि कभी कभी ये देखो सब क्लॉज भी पूछ लिया जाता है। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो इंटीग्रल पार्ट है आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए का, ठीक है। सो इस तरह से जो है इसका अगर रिस्ट्रिक्शन करते हैं तो बेसिकली इसका रिस्ट्रिक्शन और ऑन दी सम जो है ये आई मीन रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2, ठीक है। ये ध्यान रखना है। जैसे आपको पता भी होगा ना कि जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 है ये इम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि किस तरह से वो इम्पोज कर सकते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है गवर्नमेंट ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। देखो ये बेसिकली ना ये टेम्प्रेरी ड्यूरेशन के लिए ही होता है इंटरनेट शटडाउन। देखो ये जो एक बात इसमें और ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसे सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट जो है वो बेसिकली जुडिशियल रिव्यू के अंदर है, ये भी बात ध्यान रख लेना, ठीक है। और ये भी है कि जो ये जो शटडाउन का प्रोविजंस है इसको
नेसेसरी ड्यूरेशन से एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट्स इम्पैक्ट इज़ ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक लॉस हो गया, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया, ठीक है, इनइक्वालिटी के केसेस में हो गया, तो ये सारी चीज़ डिजास्टर मैनेजमेंट में हो गया। तो ये चीज़ जो है लॉस देखने को मिलता है, लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट में हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन जो है एग्जैक्ट टाइम पे नहीं पहुंच पाए। एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारा चीज़ अगर जो है वल्नरेबल सिचुएशन है वहाँ पे ये क्रिएट हो सकता है दी कंसिक्वेंसेस ऑफ शट डाउन ऑफ इंटरनेटिंग, ठीक है। देखो अदर बैकवर्ड क्लास लिस्ट के बारे में जो है ये बहुत न्यूज़ में रहा था, बट हमारे लिए उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं, बस थोड़ा सा माइंड में रख लो कि ये न्यूज़ में है। और ये बेसिकली ये जो पावर है ओबीसी को, जो कि स्टेट लिस्ट में किस तरह से रिव्यू करना है, जैसे इसमें क्या होता है ना कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है वो रिव्यू करती है स्टेट लिस्ट को ओबीसी को लेकर के, या फिर जितने भी है, क्योंकि ये जो ओबीसी का है, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, तो रिव्यू किसका करेगा, ओबीसी का, जो स्टेट लिस्ट होता है। और ये पावर कौन देता है, तो 102 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, सॉरी 102 जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के, वो चीज़ एम्पावर करता है। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रख लेना है। एंड अगर हम लोग आर्टिकल का बात करते हैं तो आर्टिकल 340 है, वो प्रेसिडेंट जो है ऑथराइज करते हैं कि कौन कौन इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ठीक है। और इसका अगर हम लोग फाइंडिंग का बात करते हैं तो एनसीबीसी ने ये देखा कि कुछ ऐसे ओबीसी लिस्ट हैं जो कि दूसरे कास्ट या फिर वी कैन से कि दूसरे लोग जो हैं इसमें शामिल हो गए हैं, लाइक कर्नाटका और वेस्ट बंगाल में, तो ये फाइंडिंग देखने को मिला था। सो हमारे लिए इसमें और कुछ बातें जानने का ये है, जैसे ओबीसी एंड ओबीसी लिस्ट के बारे में देखें तो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड डिफिनेशन सेट नहीं है ओबीसी के बारे में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। सो ये ध्यान रख लेना है। और बेसिकली जो है कुछ ऐसे सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं उनको इसके अंदर रखा जाता है ओबीसी लिस्ट। और इसमें दो चीज़ आते हैं, ठीक है, एक तो सेंट्रल लिस्ट है और एक स्टेट लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट का आर्टिकल 342 ये जो अगर हम लोग देखें तो जो सेंट्रल लिस्ट को ना ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करती है, बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट जो है ये स्पेसिफाई कर सकते हैं द लिस्ट ऑफ सेंट्रल लिस्ट ऑफ द ओबीसी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और इसमें ये देखने को मिलता है कि कुछ भी ऐसे अगर फर्दर मॉडिफिकेशन है सेंट्रल लिस्ट में तो ये जो है इसको केवल पार्लियामेंट ही कर सकता है, ये ध्यान रख लेना है। देखो स्टेट लिस्ट का अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 342 जो है ये एम्पावर करता है एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को टू प्रिपेयर एंड मेंटेन फॉर इट्स ऑन प्रोसेस, ठीक है। तो ये ध्यान रख लो, स्टेट के लिए जो है 342A है, बट सब क्लॉज 3 है यहाँ पे, और यहाँ क्लॉज बोल सकते हैं 3 एंड यहाँ पे क्लॉज 1 है, ठीक है। ये ध्यान रख लो। देखो कुछ ऐसे यू नो वेरी वेल कि जो 27% रिजर्वेशन है फॉर ओबीसी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, बेसिकली जो सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज है, ये रिकमेंड किया गया था बाय द मंडल कमीशन, ठीक है। और ये कब, इन 1990। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो ओबीसी रिजर्वेशन ऑफ द ओबीसी ये अपहेल्ड किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा शाहनी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया इन 1992 सब्जेक्ट टू द एक्सक्लूजन ऑफ द क्रीमी लेयर। होता है ना क्रीमी लेयर, एक होता है कि 8 लाख से अगर ऊपर हैं तो आप क्रीमी लेयर में आओगे, और अगर नीचे हो तो नॉन क्रीमी लेयर में आ जाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। देखो कुछ ये बेसिकली ये ध्यान रख लेना हमारे प्री पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा से यूपीएससी ने पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। सो ये कमीशन कंस्टिट्यूटेड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ओबीसी, तो ये जो है अंडर आर्टिकल 340 ये प्रेसिडेंट में बाई ऑर्डर अपॉइंट कर सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, टू मेक द रिकमेंडेशन एज टू द स्टेप्स। तो ये सारा चीज़ जो है ये आर्टिकल 340 में दिखाया गया है, एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को। देखो प्रेसिडेंट हैड कंस्टिट्यूटेड एक केलकर कमेटी थे, कलेकर कमीशंस, ये कंस्टिट्यूट किया 1953 में, और मंडल कमीशन इन 1979। और बताओ इसका रिपोर्ट आने में 1990 लग गया, ठीक है। मतलब इसका वी कैन से कि इसका इम्प्लीमेंटेशन में इनके रिकमेंडेशन को, तो ये चीज़ है। देखो रिकमेंडेशन जो है ना कलेलकर कमेटी का, कलेलकर कमीशन का, ये कभी भी अपॉइंट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, बट मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन था उसको अपॉइंट किया गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में। देखो इन 2017 प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जस्टिस रोहनी कमीशन, जो कि हेडेड किया गया था बाय जी रोहनी, और ये इनका काम था कि एग्जामिन करना है सब कैटेगराइजेशन ऑफ द ओबीसी कास्ट ग्रुप, जो कि इंश्योर कर सके मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिजर्वेशन बेनिफिट, ठीक है। सो ये जो कमीशन है ये सबमिट करता है अपना रिपोर्ट 2023 में, बट अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से ये है कि जो एनसीबीसी है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ग्रांट किया गया था अंडर द आर्टिकल 338 बी, ठीक है। और ये जो है हम लोगों ने देखा था अमेंडमेंट 102, ये अमेंडमेंट लाया गया था 2018 में, तो इसके अंदर इंसर्ट किया गया। देखो आर्टिकल जो 338 बी है, जिसके अंदर ये एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया है, ये मैंडेट करता है यूनियन एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट को टू कंसल्ट विद द एनसीबीसी ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स, ठीक है, जो भी ऐसे ओबीसी के राइट को इम्पैक्ट करते हैं। देखो इसके कंपोजिशन के बारे में देख लेते हैं एनसीबीसी कंपोजिशन में, तो इसके ड्यूटीज़ को भी अभी हम लोग देखेंगे। तो एनसीबीसी की कंपोजिशन जो है, इसमें चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे, वाइस चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे, और 3 ऐसे अदर मेंबर्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये अपॉइंट किया जाता है बेसिकली बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। और इसके अगर कंडीशंस का बात करते हैं तो ये प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करते हैं। कभी पूछा जा सकता है पार्लियामेंट भी दे देगा, तो ऐसा नहीं है, अगर स्पेसिफिक दिया है प्रेसिडेंट वहाँ पे तो भी वी विल गो विद द प्रेसिडेंट, ठीक है। देखो पावर क्या है, तो ये कमीशन है द ऑल पावर ऑफ सिविल कोड, ठीक है। देखो ड्यूटीज़ ऑफ एनसीबीसी, तो ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं जो भी ऐसे बैकवर्ड क्लासेस के राइट्स होते हैं, ठीक है। इंक्वायरी कर सकते हैं इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स रिगार्डिंग डिप्राइवेशन एंड राइट्स ऑफ द बैकवर्ड क्लास, एडवाइस कर सकते हैं ऑन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ओबीसी एंड एवेलुएट उसको कैसे प्रोग्रेस आगे करना है, ठीक है। सो ये सारा चीज़ में देखने को मिल जाता है। अब देख लो कुछ शॉर्ट्स इन न्यूज है विच इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट। आर्टिकल 39 बी न्यूज में रहता ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ जो है उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द कम्युनिटी, ये अंडर आर्टिकल 39 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बेसिकली आपको पता है कि ये डीपीएसपी का पार्ट है ना। सो डीपीएसपी का पार्ट है 39 बी, और ये बताता है कि स्टेट जो है वो एक पॉलिसी ला सकते हैं टुवर्ड सिक्योरिंग द ऑनरशिप और कंट्रोल ऑफ द मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज फॉर द कम्युनिटी, जो कि एक है ना कि कॉमन गुड के लिए कैसे करना है, ये गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट वो एम्पावर्ड है ऑलरेडी, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है अंडर आर्टिकल 39 बी में। और देखो ये कुछ जो कोर्ट है वो एक लीगल सेंटिटी ऑफ द आर्टिकल 31 से ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये लाया गया था अंडर द मिनर्वा मिल्स जजमेंट। सो आर्टिकल 31 सी जो है ये प्रोटेक्ट करता है लॉ अंडर द आर्टिकल्स 39 बी एंड सी, जो कि एम्पावर करता है स्टेट टू टेक ओवर द मटेरियल रिसोर्सेज टू कम्युनिटी एंड इंक्लूडिंग प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ से देखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं, आर्टिकल 329 भी न्यूज़ में रहा था। सो इस तरह से जो है स्टैटिक पार्ट से रिलेट करके पूछा जाता है। सो रिसेंटली ये देखने को मिला कि इलेक्शन कमीशन ने इन्वोक करता है आर्टिकल 329 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट टू लिमिट जुडिशियल इंटरवेंशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रख लेना इलेक्शन कमीशन से है। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में देखने को मिल जाता है। सो जो ये 29 है ये एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन को कि किस तरह से जो है कोर्ट का जो इंटरवेंशन है, जो जुडिशल इंटरवेंशन है, उसको लिमिट किया जा सके इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक है। और आर्टिकल 329 बी जो है ये कुछ नो इलेक्शन टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव legislature of the states shall be called in the questions except by the election petition। तो ये चीज़ इसमें इतना स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस कर दिया कि बेसिकली अगर इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता, इलेक्शन कमीशन का पिटिशन कोई प्रेजेंट नहीं करता है, तब तक कोई भी ऐसे जो है वो कॉल पे नहीं आ सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रख लेना है, और वो जो है क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। देखो आर्टिकल 324 टू 329 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इनरिच करता है इलेक्शंस को, जो भी ऐसे इलेक्शन से प्रोविजंस रिलेटेड है लाइक, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रख लेना है। और ये जो अंडर रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट है 1951 का, ठीक है, सेक्शन 80, तो इसमें ये बताता है कि कोई भी ऐसे इलेक्शन है वो उसको हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं ऑन द क्वेश्चंस एक्सेप्ट फाइलिंग द इलेक्शन पिटिशन। तो इसी को लेकर के जो 329 बी जो हम लोगों ने देखा उस चीज़ को यूज किया था इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन पिटिशनर्स जो है ये फाइल करते हैं कंसर्न स्टेट्स को कर सकते हैं लाइक हाई कोर्ट में, ठीक है। और जो कि अगर बात करते हैं तो इसका जो है हाई कोर्ट का ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इसके ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये पूछा जा सकता है कि इलेक्शन पिटिशन में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का, तो यस ये भी बात हम लोग को रखना होगा। और अपील लाई करता है विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्शन पिटिशन जो है ये हाई कोर्ट में है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, बट जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में लाई करता है। इलेक्शन पिटिशन जो है फाइल किया जा सकता है बाय द एनी कैंडिडेट और एन इलेक्टर जो कि उस इलेक्शन में पर्सनली उससे रिलेटेड है, ठीक है। सो इलेक्टोरल का यहाँ इलेक्टर का
बात बताया है, मीन्स कुछ ऐसे जो पर्सन होते हैं हु वाज इंटाइटल्ड टू वोट एट द इलेक्शन टू विच द इलेक्शन पिटिशंस रिलेटेड, ठीक है। तो हम लोग भी आ सकते हैं। देखो फॉर्म 17C, तो ये जो है ना, ये 17C जो है ये एसोसिएटेड है विद द डायरेक्शन अंडर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे, ठीक है। सो देखो ये फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द नंबर्स ऑफ एलिजिबल वोटर्स, जो कि उस बूथ से साइन है या फिर इलेक्टर है, जो भी वहाँ पे है ना वोटर्स, तो रजिस्टर है, वो सारा चीज़ में बताता है फॉर्म 17C में, तो हमेशा से आता ही रहता है, ठीक है। देखो साइलेंस पीरियड यहाँ पे बताया गया है। सो साइलेंस पीरियड ऑब्जर्व किया गया इस स्टेट में जहाँ पे लोकसभा इलेक्शन हेल्ड होता है, ठीक है, और ये हमेशा का बात है। सो साइलेंस पीरियड एक ऐसा बैन होता है ऑन पॉलिटिकल कैंपेनिंग बिफोर वोटिंग, और ये जो हम लोग अभी देखे थे ऊपर उसी से रिलेटेड, लाइक 48 आवर बिफोर द वोटिंग डे उस चीज़ को हमें बैन कर दिया जाता है, ठीक है। और पोलिंग एंड तक ले करके, जब तक पोलिंग चलते रहता है तब तक ये सब बंद रहेगा जो भी कैंपेन है। तो बस इतना था यहाँ पे। आगे चलते हैं। जैसे देखो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, आपको पता होगा कि किस तरह से इंडिया का रैंकिंग जो है प्रेस फ्रीडम में नीचे जाते जा रहा है, और इस तरह से 159 रैंक इंडिया का देखने को मिला है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, ठीक है। और वैसा ये ध्यान रख लेना है कि ये रिलीज़ किया जाता है बाय द पेरिस बेस्ड रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ठीक है। और ये पब्लिश किया गया ऑन दी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और विच इज़ सेलिब्रेटेड एवरी 3 मई, ठीक है। इसका थीम देख लेते हैं। तो ये प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। देखो थर्ड रैंक यू नो वेरी वेल हमेशा से रहते हैं नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, इस पे 5 इंडिकेटर्स कौन कौन है, तो एक पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक, लेजिस्लेटिव, सोशल एंड सिक्योरिटी, ठीक है। देखो यूजीसी रेगुलेशन 2018, तो इस पे भी देख लेते हैं, ठीक है। एक होता है यूजीसी, एक होता है यूसीसी, ठीक है। सो यहाँ पे यूजीसी है, इसमें कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2018। सो इसमें ये है, इसमें बेसिकली जो ये यूजीसी रेगुलेशन 2018 है, ये बेसिकली एक इसको बोल सकते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स और भी अदर एकेडमिक स्टाफ्स होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस, उस चीज़ को कैसे एक मेंटेन करके रखना है उस स्टैंडर्ड को, इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ये बेसिकली जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 है ये एम्पावर करता है, एम्पावर्ड है अंडर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के अंदर, जो कि इस रेगुलेशन को इनेक्ट किया गया है। देखो रेगुलेशन एप्लीकेबल किस किस पे है, ये इसका बात कर लेते हैं। तो वो सारे यूनिवर्सिटीज़ पे एप्लीकेबल हैं जो कि इस्टेब्लिश किए गए हैं अंडर द सेंट्रल प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट, ठीक है। तो वो सारे ऑल कॉलेजेज एंड इंस्टीट्यूशंस एफिलिएटेड टू और ऑर्गेनाइज बाय द यूजीसी इन कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी पे भी ये जो रूल्स है यूजीसी 2018 का ये एप्लीकेबल है। तो ये चीज़ भी ध्यान रख लेना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं लगा मुझे, ठीक है। चलो ठीक है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देखो, यू नो वेरी वेल ये हमेशा से न्यूज़ में रहता है, बट अभी आपको पता होगा कि कुछ ऐसे इंकम्बेंट मेंबर्स थे पार्लियामेंट के जो कि जिस पे सेक्सुअल एब्यूज का एलिगेशंस लगा था, उन्होंने यूज किया था डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को, और जो कि यहाँ से चले गए जर्मनी, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान रख लेना है। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ठीक है। सो एलिजिबिलिटी का अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली ये इशू किया जाता है टू डिजिग्नेटेड मेंबर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए भी होता है जो कि अब्रॉड में प्रोसीडिंग कर रहे होते हैं ऑन डिप्लोमेटिक असाइनमेंट और फॉर ऑफिशियल पर्पस। वैलिडिटी का बात करते हैं तो 5 ईयर और उससे कम तक का है, ठीक है। सो ये चीज़ है। इशुएंस का बात कर लो तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है ये डिस्क्रिशन है टू इशू द डिप्लोमेटिक पासपोर्ट टू अ पर्सन जो कि उस ओपिनियन ऑफ द मिनिस्टर्स के अंदर में है, या फिर वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को पासपोर्ट देना है। तो बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ हिज और हर फॉरेन मिशंस, तो ऐसा नहीं कि अगर आप कुछ क्राइम करके बाहर जा रहे हो तो इशू कर दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली यू कैन गो, बट जो उसका देखा जाता है नेचर कैसा है, क्या केसेस है, एलिगेशन से, वो सारा चीज़, क्योंकि जो एक वेरिफिकेशन भी देखने को मिलता है लोकल पुलिस स्टेशन पे, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे है।
देखो एडवांटेज का बात करते हैं तो उनको क्या क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड किया गया, लाइक होल्डर ऑफ जो भी ऐसे पासपोर्ट जिनका होता है तो कुछ ऐसे प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। लाइक इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग इम्यूनिटी फ्रॉम, जैसे इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग सो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग्स जो हैं उस जहाँ पे वो रहते हैं वो सारा चीज़ जो है ये नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो उस सारी चीज़ों से इम्यूनिटी है। देखो एग्जाम्पशंस जो है, एग्जाम्पशंस किस तरह से वीज़ा से है, ठीक है। कुछ ऐसे सर्टेन कंट्रीज़ में, लाइक अगर हम लोग बात करते हैं मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स तो इशू करता है वीज़ा नोट्स टू इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसल्स जो अब्रॉड जाते हैं, ठीक है। जबकि अगर बात करते हैं इंडिया हैज़ वीज़ा वेवर एग्रीमेंट फॉर द होल्डर ऑफ द डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, और जिनके पास भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है तो वीज़ा वेवर एग्रीमेंट भी है, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे जर्मनी और साथ ही साथ 33 अदर कंट्रीज़ होते हैं। सो ये चीज़ भी ध्यान रख लेना है। और जो एग्रीमेंट है अलाउ करते हैं इंडियन डिप्लोमेट को, जो पासपोर्ट होल्डर्स होते हैं, कि वो ऐसे कंट्रीज़ में जा सकते हैं विदाउट वीज़ा फॉर, और रह सकते हैं फॉर अप टू 90 डेज। तो ये भी इंपॉर्टेंट रखना है। देखो कुछ ऐसे हैं इंडिया में, इंडियन पासपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। सो पासपोर्ट एंड वीज़ा जो है ये मेंशन पूछ लेता है, हमारे प्रीलिम्स पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है। ये किसके अंडर आता है, तो यूनियन लिस्ट के अंडर आता है 7th शेड्यूल में, ठीक है। और ये इशुएंस ऑफ पासपोर्ट इन इंडिया जो है ये गवर्न किया जाता है बाय द पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967, ठीक है। सो ये चीज़ भी रखना है। जबकि अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखो वो सारे पर्सन जो डिपार्ट और इंटेंडेड है टू डिपार्ट फ्रॉम द इंडिया, वो रिक्वायर उनको ये बेसिकली जो वैलिड पासपोर्ट है और ट्रैवल डॉक्यूमेंट उनके पास होना चाहिए, ठीक है। जबकि अगर बात कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट उनको एग्जाम्प्ट करती है कुछ ऐसे लोगों को, तो ये भी ध्यान रख लेना है। एडिशनली अगर बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकते हैं पासपोर्ट टू अ पर्सन जो कि सिटीजन नहीं है इंडिया का, उसे भी इशू कर सकती है, ठीक है। और बेसिकली वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। देखो कुछ ऐसे 3 क्लासेस होते हैं पासपोर्ट के इंडिया में, लाइक एक ब्लू कलर का होता है, एक वाइट कलर का होता है, एक मैरून कलर का होता है। तो बोला जाता है ना कि मैरून पासेस लेना है तो ऑफिशियल्स को दिया जाता है मैरून कलर का, ठीक है। और जो ऑर्डिनरी होता है ब्लू होता है हर पीपल के लिए, एंड जो डिप्लोमेटिक होता है वो होता है वाइट कलर, ठीक है। सो इस तरह से वी हैव डन पॉलिटी ऑल ऑफ द मे मंथ, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी आर प्रोसीडिंग टू मई जून, ठीक है, जून मंथ करंट अफेयर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू कवर जून मंथली मैगजीन, और इफ़ यू आर न्यू इन दिस वीडियो यू कैन डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर टू फ्रेंड्स। और इस तरह से हम लोग आज अक्टूबर मंथ तक का इस वीडियो में ओवरऑल कवर कर लेंगे। तो नाउ लेट्स सी। अब फर्स्ट टॉपिक हो जाता है कोलिशन गवर्नमेंट को लेकर के, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट को लेकर के यू नो वेरी वेल की अभी जो गवर्नमेंट चल रही है लोकसभा में, ठीक है। सो वो है कोलिशन की गवर्नमेंट ही थी, बस इतना ही ध्यान रखना है। बट हमारे लिए क्या था यहाँ पे ये बताया गया है, बस ऐसी एक्स्ट्रा फैक्ट, यू नो वेरी वेल की मैगजीन एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करते हैं विच इज़ नॉट वेरी रिलेवेंट फ्रॉम अस, ठीक है, फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो बट इतना हम लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर मेजोरिटी नहीं है तो वो क्या करती है कि कोलिशन का गवर्नमेंट बनाती है। और कोलिशन का जो गवर्नमेंट है वो 2 तरह से बन सकता है, या तो इलेक्शन के बाद बन सकता है और या तो इलेक्शन से पहले बन सकता है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ भी ध्यान रख लेना है। आगे चलते हैं। देखो कुछ ऐसे कोलिशन गवर्नमेंट ये पहली बार नहीं बन रहा, बहुत पहले से चलता रहा। लाइक 1977 में पहला ऐसा कोलिशन गवर्नमेंट जो था ये जनता गवर्नमेंट का था, ठीक है, ये यूनियन लेवल पे। और 1989 में अगर बात करते हैं तो इसी तरह से जो है ये कोलिशन गवर्नमेंट आया इंडिया में, ठीक है। ऑलमोस्ट 25 ईयर्स तक रहा था, ठीक है। ठीक है, ओके। और फिर क्या होता है कि 1999 से 2004 तक की नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है ये पहला ऐसा कोलिशन गवर्नमेंट होता है जो कि कंप्लीट किया था अपना 5 ईयर्स। एंड 2024 में ये री एग्जामिन होता है इस अभी जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो है नेक्स्ट है। देखो डिमांड फॉर न्यू एस्टेट्स, डिमांड फॉर न्यू एस्टेट्स क्यों न्यूज़ में रहा था, तो ये तेलंगाना को लेकर के जो था इस तरह से वो होता है। और आपको एक और चीज़ यहाँ पे हमारे लिए ध्यान में ये रखना है कि जो आंध्र प्रदेश है पहला ऐसा स्टेट होता है जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग हुआ था इन 1953, ठीक है। सो ये चीज़ रख लेना माइंड में। देखो आंध्र प्रदेश रिकग्निशन एक्ट 2014 जो है ये रिकग्नाइज करता है स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश, जो क्रिएट करता है सेपरेट स्टेट कॉल तेलंगाना, ठीक है। और इसका अगर हम लोग बात करते हैं कैपिटल यहाँ पे रॉन्ग है, ये अमरावती हो जाएगा कैपिटल, ठीक है, अमरावती। तो ये चीज़ भी ध्यान रख लेना है। अब चलते हैं। देखो रिसेंटली अगर हम लोग बात करते हैं तो भील ट्राइब डिमांडेड द इंडिपेंडेंट ट्राइबल स्टेट्स लाइक भील प्रदेश और कंप्राइजिंग पार्ट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, क्योंकि इन जो स्टेट हैं यहाँ पे भील्स का जो
कम्युनिटी का पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह से देखो कुछ न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन यू नो वेरी वेल के आर्टिकल 3 के अंदर रखा गया है, आर्टिकल 2 3 डील करते हैं, ठीक है। एक तो न्यू स्टेट बनाना, एक एग्जिस्टिंग स्टेट्स है। देखो जो आर्टिकल 3 है प्रोविजंस है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ द एरिया बाउंड्रीज नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। यहाँ पे क्या है, तो एग्जिस्टिंग स्टेट है। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो पावर का अगर देख लो तो पार्लियामेंट जो है मे बाई लॉ ये न्यू स्टेट बना सकती है, या तो टेरिटरी को सेपरेट करके, जैसे एक स्टेट है उसको तोड़ करके, या फिर दो स्टेट को मिला करके, ठीक है। और उस तरह से देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देखो प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन का बात करते हैं तो ऐसे बिल जो है ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी हाउस में, ठीक है, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन विच इज़ इम्पोर्टेंट। कंसल्टेशन जो है स्टेट लेजिस्लेचर का देखें तो बिफोर रिकमेंडिंग अ बिल विच अफेक्ट एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ एनी स्टेट्स, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं एमपी का, ठीक है, अगर एमपी को ब्रोक करना है तो इससे कंसल्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये रेफ़र कर सकते हैं बेसिकली उस बिल को लेजिस्लेचर के पास, तो उसके क्या क्या उसमें रिव्यू करना है, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक टाइम रहता है, उस पर ध्यान देना होगा इस लेजिस्लेचर को। देखो पार्लियामेंट क्रिएट कर सकते हैं न्यू स्टेट थ्रू द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन विद द सिंपल मेजोरिटी, ये करते ही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना है। देख लो जैसे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है रिकग्निशन ऑफ द स्टेट्स को लेकर के, ठीक है, ये प्री एज वेल एज मेंस पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो बेरीबारी यूनियन केस 1960 जो है ये इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करते हैं दैट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिसमिस द एरिया ऑफ द स्टेट, ठीक है, ये किसके अंदर, तो आर्टिकल 3 के अंदर। और बट ये डज नॉट कवर द सेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। ये भी ध्यान रख लेना है कि किसी भी फॉरेन कंट्री को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये नहीं दे सकते हैं अंडर आर्टिकल जो हम लोग 3 देखे थे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना है। इंडियन टेरिटरी जो है कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय द अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशंस अंडर आर्टिकल 368। जैसे क्या होता है कि फॉर सम पार्ट अगर मान लेते हैं कुछ बांग्लादेश को देना है, ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, या फिर बांग्लादेश का कुछ पार्ट लेना होगा, तो बांग्लादेश को अगर अपना कंट्री का कुछ पार्ट देना है, सो इन दिस केसेस वी हैव टू अमेंड द आर्टिकल 368, इट मीन्स दी कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट जरूरी हो जाता है इस केसेस में, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं 9th कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट 1960 का, ठीक है, जो कि इनेक्टेड टू द ट्रांसफर ऑफ द सर्टेन टेरिटरी टू पाकिस्तान, तो ये सारी चीज़ जो है इस समय किया गया था पाकिस्तान को जब देना था, ठीक है। देखो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कमेटी का बारे में देख लेते हैं। तो एक होता है, एक थे कमीशन एस के धार कमीशन जो 1948 में लाया गया, जो रिकमेंड करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रैदर देन द लिंग्विस्टिक फैक्टर। बट लिंग्विस्टिक फैक्टर 1953 में सबसे पहला स्टेट जो था ये आंध्र प्रदेश अलग हुआ था। तो ये एस के धार कमीशन का रिकमेंडेशन था कि जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, जैसे होता है ना कि कोई अगर बड़ा स्टेट है तो उसमें होता है कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर उसको ब्रेक करके दो पार्ट कर दिया जाए तो ये जो स्मॉल टेरिटरी हो जाता है इसको गवर्न करना अच्छा हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे लेवल पे होता है। देखो एक है जेवीपी कमेटी, ठीक है, और ये बेसिकली जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पताभी सीतारामैया जो थे इसमें जेवीपी कमेटी में थे, ठीक है। और ये भी इस्टेब्लिश किया 1948 में, जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है उसको रिजेक्ट कर देते हैं इन लोग। फजल अली कमीशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन था जिसके रिकमेंडेशन के बाद जो है आंध्र प्रदेश जो है सेपरेट हुआ था, ठीक है। इस पे 4 ये फैक्टर होते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के अंडर द फजल अली कमीशन, लाइक प्रिजर्वेशन एंड स्टैंडिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी होना चाहिए, फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन भी देखना होगा, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। देखो फजल अली कमीशन जो है रिकमेंड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज, ठीक है। और जो पार्लियामेंट है इम्प्लीमेंट करते हैं इनका रिकमेंडेशन को थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। तो ये चीज़ भी ध्यान रख सकते हैं। देखो एक सेकेंड, व्हाट हैपन, oh god, okay, now in this topic we are going to discuss internal emergency, but you know very well internal emergency is in your aesthetic polity, so we need not to discuss more। देखो यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या बताया गया था कि जो इंटरनल इमरजेंसी लगाया गया था 25 जून 1975 में, उसको लेकर के अभी तक इसका 50 ईयर्स हो गया था। सो सी अगर यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट मिलता है उसको हम लोग देखेंगे, बट यू नो वेरी वेल इंटरनल इमरजेंसी के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है।
सो चलो ठीक है, ये बेसिकली डेमोक्रेटिक राइट जो पीपल का होता है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। और यू नो वेरी वेल कि ये जो लिया गया था वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया गया था, ठीक है, कि जो फंडामेंटल राइट है वो इमरजेंसी के टाइम पे जो है सस्पेंड कर दिया जा सकता है, ठीक है। देखो आर्टिकल जो 352 एंड आर्टिकल 360 है, और ये पार्ट 18 में देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि इमरजेंसी प्रोविजन से इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं इमरजेंसी के, लाइक इमरजेंसी जो है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी कब लगाया जाता है, ये जब एक्सटर्नल एग्रेशन होता है और आर्म्ड रिबेलियन देखने को मिलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है सिचुएशन, तो इंटरनल इमरजेंसी लगाया जाता है। देखो इसको इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं आर्म्ड रिबेलियन को, और जो एक्सटर्नल एग्रेशन है इसको एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 352 में मेंशन है। और ये अभी तक हम लोग बात करते हैं तो 3 बार ऐसे है इमरजेंसी इम्पोज किया जा चुका है 62-71 में। और ये बेसिकली जब वार हो रहा था चाइना और इंडिया पाकिस्तान में, इंडो पाक में, उस टाइम पे देखने को मिला था। 1972 में ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लगाया गया था, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी पूछेगा बस यहीं से स्टैटिक पॉइंट से रिलेट करता है। देखो ये दो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है ना, ये सब्सटीट्यूट किया गया बाय द आर्म्ड रिबेलियंस, और ये कब किया गया 44th अमेंडमेंट 1978 में, ठीक है। हाँ, चलो देखो प्रेसिडेंट रूल जो है आपको पता है कि इंडिया में लगता है स्टेट्स में लगाए जाते हैं, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट्स रूल है ये बेसिकली इसको हम लोग स्टेट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है, और बोलते हैं। बेसिकली इसमें ये देखने को मिलता है कि जो भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को अगर स्टेट फॉलो नहीं करता है, फेल हो जाता है उस चीज़ को फॉलो करने में, तो आर्टिकल 356 इम्पोज कर दिया जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के कारण, देखो एक तो होता है 355, ठीक है, और एक होता है 356, ठीक है। सो 355 बेसिकली वहाँ पे जब एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो नहीं करती है ना, तो उस केसेस में जो है, जो भी ऐसे जो डायरेक्शन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट के प्रति, अगर वो स्टेट फॉलो नहीं करता है तो आर्टिकल 355 इम्पोज कर दिया जाता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को अप्लाई नहीं कर पाता है तो वहाँ पे 56 लगाया जाता है, 356। देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी ना ड्यू टू थ्रेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये जो है बेसिकली आर्टिकल 360 के अंदर ये इम्पोज किया जाता है। ज़्यादा कुछ खास नहीं था। हम्म, देखो जो 75 और 77 में जो इंटरनल इमरजेंसी इम्पोज किया गया था उसके कुछ रीज़न थे, लाइक इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में देखें तो 23% से बढ़ गया था जो प्राइस है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हाई लेवल का हो गया था, ठीक है। और जो गुजरात बिहार में मूवमेंट देखने को मिला था, ठीक है, ये सारा चीज़ जो है कुछ रीज़न थे। कन्फ्लिक्ट जो हो गया था जुडिशरी के साथ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है ना बेसिकली इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये भी देखो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये जब जब न्यूज़ में होता है तब तब बेसिकली इलेक्शन के टाइम पे तो देखने को मिलता ही है, ठीक है। बट यहाँ से कुछ देख सकते हो, वैसे भी हम लोग इसको स्टैटिक में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन देख लो कुछ जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट जो है ये सिंपल मेजोरिटी सिस्टम बोलते हैं, एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। देखो ये स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स के लिए लगाया जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट, और ये जो है लार्ज जियोग्राफिकल एरिया के लिए जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे एवरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये इलेक्ट किया जाता है वन रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से, जो कि यहाँ पे है मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी से वोटिंग प्रोसेस जो है इसमें इसमें जो वोटर होते हैं कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं, और ये पार्टी के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना है। देखो यहाँ पे एग्जांपल अगर बात करते हैं यूएस, यूके, कनाडा, इंडिया, यहाँ पे जो है लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये देखने को मिलता है फर्स्ट फास्ट द फोर्थ सिस्टम, बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इजराइल और नीदरलैंड वाले रीजन में देखने को मिल जाता है, ठीक है। ओके, देख लो बेनिफिट यहाँ पे क्या है कि सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, इसमें इसमें थोड़ा सा कम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग है, तो इस तरह से ये चीज़ फॉलो किया जाता है। देखो मिशन कर्मयोगी इसमें ज़्यादा कुछ खास बात तो ये नहीं है, बस इसका डेट याद रखो कि ये लॉन्च किया गया था 21 में। एंड मिशन कर्मयोगी का एम ध्यान रखना है कि किस तरह से प्रोफेशनल्स और जो सिविल सर्वेंट हैं उनको कैसे वेल ट्रेंड करना है, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखना है बस, ठीक है। इसमें क्या है कि ये सारे सिविल सर्वेंट को कवर करता है, जैसे कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं उसको भी कवर करता है, ठीक है। लाइक अलग अलग मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट में जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देख लेते हैं प्रीलिम्स पॉइंट से जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो है, ठीक है, इसका। सो ये इसका हेड का अगर बात करते हैं एचआर काउंसलर, तो ये अपेक्स बॉडी का ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेशन यूनिट होता है, ठीक है, जो कि मॉनिटर और ओवरसाइट करता है। देखो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होता है एक, और एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है, ठीक है, एसपीवी। इसमें 100% गवर्नमेंट ऑन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, लाइक आईजीओटी कर्मयोगी, इसको आप एसे इथिक्स ये सब में आप कोड कर सकते हो। तो ज़्यादा कुछ खास इसमें और नहीं है, आगे चलते हैं।
ये देखो, ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन अनवील करता है ग्लोबल प्रिंसिपल्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी रिकमेंडेशन फॉर द मल्टी स्टेक होल्डर्स एक्शन फॉर कर्बिंग द स्प्रेड ऑफ द ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये इतना बड़ा इसका थीम बोल सकते हैं। तो ये चीज़ है बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ने ये किया है, अनवील किया है। देखो, ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन बेसिकली हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं जब फॉल्स और मिसलीडिंग कंटेंट जो है शेयर किए जाते हैं विदाउट हार्मफुल इंटेंट। ठीक है, सो बेसिकली इसमें ऐसा नहीं होता कि किसी को हार्म करना है, बट उसको स्प्रेड किया जाता है किसी भी फॉल्स, आपको जैसे कि हम लोग इंडिया में देखते हैं ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सो कॉल्ड, सो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो ये तो ये फिर भी अगर उसको तो हार्मफुल नहीं होता है, बट इसको हार्मफुल ही होता है अगर मिस इन्फॉर्मेशन मिला तो उससे यू कैन एज्यूम। ठीक है, सो स्पीड एंड ईज ऑफ स्प्रेडिंग पोस्ट ऑन सोशल मीडिया हो गया। ठीक है, सो ये चीज़ जो है ये सारा इसके इंक्लूड हो जाता है इसमें, और इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, ये देखो कुछ इनिशिएटिव हैं जो कि ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करने के लिए लिया गया है, लाइक सोशल मीडिया फॉर पीस। ठीक है, ये है यूनेस्को का, जिसमें इसका एम है बेसिकली स्ट्रेंथन करना है रेजिलियंस ऑफ सोसाइटीज ऑन द पोटेंशियल हार्मफुल कंटेंट को रोकने के लिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे जैसे इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 जो प्रिवेंट करता है इंटरमीडियरीज को फ्रॉम होस्टिंग और स्टोरिंग और पब्लिशिंग अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, इन्फॉर्मेशन एक आईटी एक्ट 2008 का है जो कि यूटिलाइज कर सकता है टू पेनलाइज दोज हु स्प्रेड फेक न्यूज़। ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। भारतीय न्याय संहिता जो सेकेंड ये 2023 जो ये प्रोविजंस हैं फॉर द फेक न्यूज इंक्लूडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। देखो, पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट जो है ये बेसिकली मैंडेटेड है टू काउंटर द इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज इनिशिएटिव्स स्कीम्स, ये सुओ मोटो एक्शन ले सकती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। ये देखो पूछेगा तो यहाँ से ये बन सकता है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, तो इसमें इंडिया बेसिकली पार्टिसिपेट किया था इन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट्स आईटीयूज और 20+20 फोरम हाई लेवल इवेंट्स इन, ये कहाँ पे हुआ, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। देखो जो ये वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी +20 फोरम जो है ये बेसिकली इसका 20 ईयर्स मार्क जो है ये इसको सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसमें कि इसका इम्प्लीमेंटेशन और इसका आउटकम्स कैसा रहा उस चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, सो वी कैन से कि ये जो है 2 फेज में देखने को मिला, एक तो 2003 में और एक 2005 में तुनिस और जिनेवा में। देखो ये जो ना विस फोरम जो है ये को ऑर्गेनाइज किया जाता है एनुअली बाय आईटीयू। आईटीयू मीन्स इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनिट। ठीक है, और साथ ही साथ यूनेस्को यूएनडीपी यूनिटेड। ठीक है, और को होस्टेड किया जाता है बाय द आईटीयूज एंड स्विस कन्फेडरेशन। इसका एम है कि मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म को बनाना ताकि ये जो भी ऐसे इश्यूज हैं मिस इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को उसको एड्रेस किया जा सके। ठीक है, और बेसिकली इसमें जो इंक्लूसिव अप्रोच देखने को मिलता है नेशनल रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे। गोल क्या है कि बिल्ड करना है पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव और डेवलपमेंट ओरिएंटेशन इन्फॉर्मेशन को। देखो कुछ न्यूज इन शॉर्ट्स हैं लाइक न्यू क्रिमिनल लॉ जो कि इफेक्ट में आया फ्रॉम जुलाई 1। इसमें 3 न्यू क्रिमिनल लॉ देखने को मिलते हैं जो पास किया गया बदी इसमें कुछ, हाँ ये देख लो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो इसमें ना एक ये देखने को मिलता है भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो प्रोवाइड करता है पनिशमेंट इन हिट एंड रन केसेस, उसको अभी होल्ड पे रखा गया है। सिग्निफिकेंस न्यू क्रिमिनल लॉ के ये हैं कि एक तो रिफॉर्मेटिव जस्टिस देखने को मिलेगा, लाइक कम्युनिटी सर्विस इंस्टेड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, बेसिकली होता ना कि अभी क्या था कि पकड़ करके जेल में सीधे डाल दिया जाता था, बट उस पर नहीं, अभी फोकस किया जाएगा कम्युनिटी सर्विस पे। मॉडर्नाइजिंग द जस्टिस सिस्टम उसको ध्यान में रखते हुए, लाइक एक्स जो आईपीसी था ये 1860 का था, वो बेसिकली माना जाता है कि आउटडेटेड हो गया, और अभी जिस तरह से जो करंट सिचुएशन है, करंट नॉर्म्स है, ठीक है, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का, उस पर फिट नहीं बैठता है। ठीक है, सो सिमलेस फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन के लिए जो कि डिज़ाइन किया गया टू इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन एंड कोलेबोरेशन बिटवीन द पार्टीज जो इन्वॉल्व होते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। देखो न्यू एक्ट जो है कुछ ऐसे मेजर्स पॉइंट हैं, एक सेकेंड। सो इसमें जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो है, और ये किसको रिप्लेस किया है, आईपीसी को 1860 का जो था। ठीक है, इसमें कम्युनिटी सर्विस फॉर पीटी ऑफेंसेस इसमें शामिल है, कुछ मेजर पॉइंट्स हैं लाइक अटेम्प्टेड टू सुसाइड्स, ऑब्स्ट्रक्ट पब्लिक सर्वेंट्स, ये सब। सेक्सुअल एक्ट अगेंस्ट वुमेन जो है अंडर 18 जो ये क्लासिफाइड किया गया है एज अ रेप रिगार्डलेस ऑफ द कंसेंट। तो ये भी ध्यान रखना है। टेररिस्ट एक्ट जो है ये डिफाइन किया गया है एज अ सेपरेट ऑफेंस, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, ये क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड है 1973 का, जिसमें कि डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स, ये एक्यूज डिटेंट फॉर हाफ द मैक्सिमम सेंटेंस जो कि है रिलीज किया जाएगा, मस्ट बी ऑन द बॉन्ड एक्सेप्ट फॉर डेथ पेनाल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट केसेस, ठीक है, तो उसको बॉन्ड पे भी रिलीज किया जा सकता है। सो सिग्नेचर एंड फिंगर इम्प्रेशन इसमें रखा गया है ताकि उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प किया जा सके, तो ये भी ध्यान रख लो, जिसमें कि सिग्नेचर और फिंगर इम्प्रेशंस और हैंड राइटिंग और वॉइस सैंपल्स ये इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। देखो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, देखो साक्ष्य अधिनियम से ही पता चलता है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 1872 का, इसको रिप्लेस किया गया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स जो है ये ग्रांट करता है इक्वल लीगल स्टेटस एज पेपर डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो इस तरह से जो है आप डिजिटली ये कर सकते हो, अगर आप किसी चीज़ को जैसे कोई इंसिडेंट हो रहा है उसको आप कैमरा में कैच करके रखे हो एज एविडेंस, ठीक है, तो उस चीज़ को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो मजिस्ट्रेट या जो भी ऐसे ऑथराइज बॉडी होगा, ठीक है। ओरल एविडेंस जो है इसमें देखने को मिलता है, लाइक ऑल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक ऑन्स परमिटेड और रिक्वायर्ड, ये सारा चीज़ इसमें देखने को मिल जाता है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लाया गया, ठीक है, जिसमें बेसिकली इसका एम है कि लॉ रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एक्सपेंशन ऑन ऑपरेशन जो है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में, उसको कैसे गाइड करना है, बेसिकली बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन सिक्योरिटी ग्रोथ रिस्पॉन्सिवनेस, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली जो है ये रिफिल करता है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 एंड इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, ठीक है, जो कि टेक्निकल एडवांसमेंट जो देखने को मिला है टेलीकॉम सेक्टर्स और टेक्नोलॉजीज में, उस पर ध्यान रख करके ये लिया गया स्टेप्स। अब देखो जैसे इसका इसमें कुछ खास नहीं है। ये देख लेते हैं पोस्टल सिस्टम जो है ब्रिटिश एरा के टाइम पे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये ओपन किए, पहला था पोस्ट ऑफिस इन 1727, लॉर्ड जो लॉर्ड डलहौजी है वो री रिकॉग्नाइज किए इंडियन पोस्ट ऑफिस एज ए सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना लॉर्ड डलहौजी का इम्पोर्टेंस। प्रेजेंट साइट जो है ऑफ द जनरल्स पोस्ट ऑफिस ऑफ कोलकाता, ये फोर्ट विलियम्स देखने को मिलता है। अरे सॉरी, ये देखो इसका है पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 जो इफेक्ट में है ना, उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। तो ये बेसिकली रिपील करता है इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को, जो कि प्रोविजंस है कुछ ऐसे पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 में, लाइक जो डीजीपी हैं ये हेड ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस होंगे, अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। सो डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस, और जो डीजीपी जो हैं इनको पावर दिया गया है टू मेक रेगुलेशन ऑन मैटर्स लाइक चार्जेस हो गए फॉर द सर्विसेज सप्लाई सेल्स पोस्टेज स्टैम्प्स, पावर जो है टू इंटरसेप्ट पोस्टल्स आर्टिकल्स, लाइक गवर्नमेंट जो है इंटरप्रेट कर सकती है आर्टिकल्स ट्रांसमिटेड थ्रू इंडियन पोस्ट ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड, जो ग्राउंड है वो इंक्लूड करता है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी, ये सारा चीज़ में शामिल है, बाकी कुछ खास नहीं था। आगे चलते हैं, देखो 74 वीमेन एमपीज जो हैं ये 18th लोकसभा में, तो ये थोड़ा सा हाईएस्ट देखने को मिला। सो इस तरह से देखो इलेक्शन ऑफ 74 वीमेन टू 18th लोकसभा जो है इसमें 13.6% रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में देखने को मिला, जो कि स्लाइटली डीप इन वीमेन रिप्रेजेंटेशन जो है बात यहाँ पे ये देखने को मिला कि कम हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं 70th लोकसभा में, तो 78 वीमेन का रिप्रेजेंटेशन और जो इलेक्ट हुए थे, ठीक है। सो पहले 14.4% थे, अब 13.6 हो गए। व्हाट हैपन, ओके। देखो जो स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर में अगर बात करते हैं तो 9.7% जो है ये 18th लोकसभा में जीत करके आती हैं, जबकि 17th लोकसभा में जो है बेसिकली 726 मीन्स 10.7% वीमेन कंस्टेंट जो है कंस्टिट्यूंट थी, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे बात यह है कि जो इलेक्शन जो कम ही लोग लड़ते हैं, तो ये चीज़ है ना, वीमेन रिप्रेजेंटेशन जो है लोकसभा में वो बेसिकली इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 5% इन फर्स्ट लोकसभा टू इट्स जो हाईएस्ट देखने को मिला 17th लोकसभा में, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, ओके।
कुछ ऐसे मेंस पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ना, तो उस चीज़ को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है ये डिक्लेयर करते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट्स, जो कि मैंडेटरी है फॉर ऑल न्यू एडवर्टाइजमेंट। एज पर द सुप्रीम कोर्ट अगर हम लोग बात करते हैं उसके डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, तो नो एडवर्टाइजमेंट जो है विल बी परमिटेड टू रन ऑन टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया, ठीक है, जो विदाउट वैलिड एसडीसी। तो बिना सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट के आप कोई भी ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट हैं टीवी प्रिंट मीडिया पे नहीं कर सकते हैं। जो वैलिड जो ये सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है वो साइन किया जाएगा बाई एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एडवर्टाइज़र, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो कि उसका सबमिशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें बेसिकली कुछ ऐसे हैं पोर्टल लाइक ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल फॉर टीवी और रेडियो एडवर्टाइजमेंट, प्रोसेस काउंसिल ऑफ द इंडियन पोर्टल फॉर प्रिंट एंड डिजिटल, ये जो है कुछ अथॉरिटी हैं, ठीक है, जो कि जिनका साइन होना जरूरी है। एसडीसी विल सर्टिफाई दैट द एडवर्टाइजमेंट डज नॉट कंटेन मिसलीडिंग क्लेम्स, ठीक है। तो ये सारा चीज़ को ध्यान इसमें रखा गया है। देखो, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ध्यान रख सकते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है थोड़ा। सो ये ध्यान रख लो कि ये स्टैट्यूटरी एंड क्वासी जुडिशियल ऑटोनोमस अथॉरिटी है, जो कि प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के अंदर लाया गया था। रोल क्या है? प्रिजर्व करना फ्रीडम ऑफ प्रेस बाय मेंटेन और इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड न्यू एजेंसीज ऑफ इन इंडिया, ठीक है। काउंसिल ये कंसिस्ट करता है चेयरमैन ऑन 28 मेंबर्स, ठीक है। चेयरमैन जो है ये रिटायर्ड होते हैं जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और नॉमिनेट किए जाते हैं बाई कमिटी, जिसमें कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा देखने को मिलता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और एक पर्सन होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं अमॉन्ग देमसेल्व्स, ठीक है। और इसमें 28 मेंबर्स ऑफ काउंसिल देखने को मिलते हैं। तो ये सारा चीज़ है। तो इस तरह से हम लोग का जो है ये जून मंथ का ख़त्म होता है, ठीक है। अब शिफ्ट करते हैं हम लोग जुलाई पे, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू कवर जुलाई मंथ पॉलिटी, ठीक है। और ये 2024 का है, सो अब हम लोग इसका भी कवर कर लेते हैं। सो ये जो जुलाई मंथ का है, ठीक है, इसमें एक है स्पेशल पैकेज। ये चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज मिला, उसको लेकर के था, ठीक है। इसमें 11,500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है ये कोसी मेची इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हेल्प करेगा बिहार में। बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया 11,500 करोड़ टू बिहार। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है। पूर्वोदया जो है ये विकास भी और विरासत भी इसका जो है थीम टाइप है। और इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें कौन कौन से स्टेट शामिल हैं। तो ईस्टर्न पार्ट का स्टेट है लाइक बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश इसमें शामिल है, जिसमें कि इनको एक बेनिफिट दिया जा रहा है फॉर द जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। इसमें आंध्र प्रदेश रिकग्निशन एक्ट 2014 को अपडेट किया गया। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया 15,000 करोड़ का, जो कि अरेंज किए गए अरेंज किए जाएंगे फाइनेंशियल 24-25 में, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ द पोल्लवरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, देखो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है, जो कि फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशंस को इंश्योर करेगा। एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वाटर हो गया, पावर, रेलवे, ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक है जो विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यू नो वेरी वेल कि कॉरिडोर पे लेकर के कितना इस पे फोकस रहता है यूपीएससी का। सो विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और एक है ओरवकल नोड जो है ये इस्टेब्लिश किया जाएगा ऑन हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और जो कोपार्थी नोड है ये विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे। तो बस इतना ही था। देखो नीड क्या है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो इट माइट चांस कि उससे इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। सो एक सेकेंड, इसको भी देख लेते हैं। कुछ स्पेशल पैकेज जो है जो स्टेट के दिए जाते हैं वो कैसे हैं। स्पेशल पैकेज में ये देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं स्टेट के जो फेसिंग जियोग्राफिकल सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं, लाइक सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस हो गए हैं, रफ टेरेन हो गए हैं, ठीक है, वो सारा चीज़। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो एड्रेस करते हैं इशू ऑफ स्पेसिफिक स्टेट्स, लाइक स्टेट्स, और साथ ही साथ स्टेट्स जो कि स्पेशल स्टेटस दिए जाते हैं। और ये इसका हम लोग बात करते हैं तो स्पेशल पैकेज जो प्योरली डिस्क्रिशनरी होता है, ठीक है। और दे में भी नीड बेस्ड, अगर ज़रूरत है तो भी दिया जा सकता है स्पेशल पैकेज, बट जो नीड होना चाहिए वो अप्रोक्सीमेट रीजन होना चाहिए, ठीक है।
बेसिकली एक होता है ना कि नीड अपना ऐसे मन से दिया जाता है या फिर कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है फिर भी, तो वो चीज़ जो है ऐसा नहीं होना चाहिए अपने उस चीज़ से किसी अट्रैक्शन या फिर किसी एक्सपेक्टेशन रख करके, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर ज़रूरत है तो उसको यही दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ ध्यान रख लेना है। एडिशनल ग्रांट जो है आर्टिकल 282 के अंदर, जो कि मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजंस के अंदर देखने को मिल जाता है, तो ये ध्यान रख लेना है 282। आर्टिकल 282 क्या है, ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट होता है जो कि एम्पावर करता है बोथ सेंट्रल एंड स्टेट को कि कोई ऐसे ग्रांट दे सकते हैं यानी पब्लिक पर्पज़ के लिए, ठीक है। सो ऐसा ये चीज़ इसमें ध्यान रखना है। देखो क्या ज़रूरी है स्पेशल पैकेज स्टेट को देना, एक तो है कि टू ऑफसेट फिजिकल शॉक लाइक रेवेन्यू ग्रांट जो है आंध्र प्रदेश के बाद जो बाइफर्केशन के बाद हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, रिलीफ प्रोवाइड करना, ठीक है। एग्जांपल अगर हम देखें तो सेंट्रल रिलीज करती है फंड फॉर द तमिलनाडु इन आफ्टर मैथ ऑफ द साइक्लोन, जो मिचोंग साइक्लोन आया उसके बाद जो फंड प्रोवाइड किया, चैनलाइज रिसोर्स को करना, ठीक है, पुअर रीजन्स में। ह्यूमन डेवलपमेंट में लाइक बिहार गवर्नमेंट जो है एस्टिमेट किए हैं एडिशनल 2.5 लाख करोड़ रुपी ओवर 5 ईयर्स, ये खुद का इसका है, तो ये इस तरह से देखने को मिलता है इसमें। देखो एक है ऑडिटिंग ऑफ द लोकल बॉडीज़, ये बेसिकली ये ध्यान रखना है कि रिसेंटली इंटरनेशनल सेंटर फॉर द ऑडिट ऑफ द लोकल गवर्नेंस जो है ये इनोग्रेट किया गया राजकोट गुजरात में, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका एम क्या है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ द ऑडिटिंग जो गवर्नेंस है उसको सेट करना, और पॉलिसी मेकर और ऑडिटर में के साथ कैसे कोलेबरेट करके जो सर्व करेगा सेंटर और सेंट्रल एक्सेलेंस ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग में, ठीक है। देखो लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट जो है ये फर्स्ट क्रिएट किया गया 1880 में, जो कि ऑडिट करता है अकाउंट ऑफ द कम्युनिटीज़, जो म्यूनिसिपालिटीज़ हो गया, लोकल फंड हो गया, ठीक है, उसको करता है, तो ये भी ध्यान रख लेना है। देखो नीड क्या है, इंटरनेशनल जो सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस जो इंडिया में देखने को मिला, इसमें कैसे इन्हांस करना है कोलेबोरेशन अमंग 2.5 लाख पंचायत और 8,000 अर्बन लोकल बॉडीज, एक्सचेंज नॉलेज और जो भी ऐसे हैं, ठीक है। सो इस पे फोकस किया गया है। एलाइड विद द ग्लोबल प्रैक्टिसेस, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। लोकल गवर्नमेंट जो है उसको कैसे एसडीजी को अचीव करने में हेल्प करना है, कम्युनिटी इंगेजमेंट को एड्रेस कैसे किया जाए ग्लोबल चैलेंजेस पे, तो ये सारा चीज़ पे ध्यान रखा गया है, ठीक है। ये कैग का काम है, यहाँ आरबीआई का काम है। देखो लोकल गवर्नेंस और इसके ऑडिट्स का बात करते हैं तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो है ये पार्ट 9th के 11th शेड्यूल एंड 9th ए के 12th शेड्यूल में देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये भी ध्यान रखना है, जो कि मैंडेट करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप कंस्टिट्यूट कर सकते हैं पंचायत एट विलेज ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट 3 टायर वाला जो है, ठीक है, म्यूनिसिपालिटी को बना सकते हैं किसी भी रीजन में। ये 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज डेवलपमेंट ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ये लाया गया, जो कि कंडक्ट करता है ऑनलाइन ऑडिट ऑफ द पंचायत अकाउंट, जो कि अकाउंटेबिलिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड एट ग्राउंड लेवल को कैसे इंश्योर करना है उस पर ध्यान रखा गया। इसमें बेसिकली एक वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2023 जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड किया गया, किसको, तो जिनेवा को, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिकली बेसिकली ये जिनेवा का है, ठीक है, आईटीयू अगर, लेकिन ये अवार्ड किसको किया, तो पंचायत जो है ना 73rd 74th कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये ध्यान रखना है। देखो कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविजंस हैं लाइक आर्टिकल 243 जी जो बेसिकली इन इंश्राइन करता है बेसिक प्रिंसिपल्स लाइक डिवोल्यूशन ऑफ द पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। एक जो 243 जे है ये लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जो है मे और बाय लॉ ये प्रोविजंस ला सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत और ऑडिट ऑफ द सच अकाउंट। आर्टिकल 243 जो जेड है ये इसमें ये देखने को मिलता है कि लेजिस्लेचर जो है स्टेट में बाय लॉ ये प्रोविजंस ला सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट बाय द म्यूनिसिपालिटी, ये म्यूनिसिपालिटी का बात करता है जेड वाला, और जो जे वाला है ये पंचायत पे, ठीक है। जो करेंट ऑडिटिंग मैकेनिज्म ऑफ लोकल बॉडी का बात करते हैं तो कैग का पावर है, ये ध्यान रखना है बस कि कैग करता है किसी भी लेवल पर, ठीक है। ये अर्बन लोकल बॉडी हो गया, पंचायत हो गया, और इसमें कुछ देखो सीबीआई आपको तो पता है हमेशा से न्यूज़ में रहता है, उतना कुछ इसमें खास ध्यान नहीं रखना है, बट ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसा ये बॉडी नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और जो सीबीआई है बेसिकली किस तरह से ये इस्टेब्लिश किया गया था, संथनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962-64 में इस्टेब्लिश किया गया था ये कमेटी, और बेसिकली 1963 में सीबीआई को इस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पे ये एलिगेशन लगाया जाता है, ठीक है, कि किस तरह से जो
सेंटर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच कर रहा है, ठीक है, और वायलेट कर रहा है फेडरलिज्म को, ठीक है। तो ये सारा चीज़, और ये सूट फाइल किया गया था अंडर आर्टिकल 131, तो ये भी ध्यान रखना है। और इसमें यह है कि आर्टिकल 131 जो डील करता है विद द सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से, कि जो भी ऐसे डिस्प्यूट होते हैं सेंटर और एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में, उसको डील किया जाएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर में देखने को मिलता है। सीबीआई का बात करते हैं तो मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांस में देखने को मिलता है। ये बेसिकली नॉन स्टेचुटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये गवर्न किया जाता है बाय द DSPE, मीन्स दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर, ठीक है। कंपोजिशन में देख लो चाहो तो, लाइक हेडेड बाय द डायरेक्टर, ठीक है। और ये 2021 में जो प्रेसिडेंट है ये फॉर्मुलेट करते हैं 2 ऑर्डिनेंस, जो कि एक्सटेंड करता है टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ये 5 साल के लिए, तो ये भी ध्यान रखना है। देखो, कंसेंट ऑफ द स्टेट्स फॉर सीबीआई हमेशा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। जैसे होता है कि अगर कोई शुरुआत किया जा रहा है तो उसमें तो जरूरी है, बट अगर उसी प्रोसेस में आगे प्रोसीडिंग्स करना है तो कोई जरूरी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट है उसका कंसेंट जरूरी है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रख लेना है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फ्रांस पे देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि टीपू सुल्तान जो है ये मैसूर में जो है ये प्लांट करते हैं दी ट्री ऑफ लिबर्टी, ठीक है, ये अपने सेरिंगपट्टनम कैपिटल में, जिसको कि सिटीजन टीपू भी बोलते हैं, टीपू, ठीक है, सिटीजन टीपू खुद को। यहाँ पे न्यूज़ में क्यों रहा था, तो जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक्सेप्ट करते हैं रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, एंड उनको बोलते हैं कि कंटिन्यू करो एक केयर टेकर के तौर पे, तो बस इस कारण से न्यूज़ में था। चाहो तो थोड़ा सा देख सकते हो, जैसे कुछ इसका डिफरेंस, बाकी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, इंडिया एंड फ्रांस में, ठीक है। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्सप्रेसिंग पॉपुलर सोवरेनिटी, तो इनका रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और ये यहाँ पे रेफरेंडम लॉन्च किया जाता है, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट्स जो होते हैं हेड होते हैं इस स्टेट्स के, ये 5 ईयर के लिए होते हैं, ठीक है। सो इनका जो है इलेक्शन अगर बात करते हैं तो इनडायरेक्टली होता है इंडिया में, बट वहाँ पे जो है ये एडल्ट सफरेज के तौर पे ये भी 5 साल के लिए होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा लिमिट नहीं है कि कितने बार हो सकते हैं, बट जो है ये दो यहाँ पे लिमिट है, ठीक है। यहाँ पे ये है कि कोई भी ऐसे है 2 लगातार कंसेक्यूटिव टर्म्स से ज़्यादा नहीं रह सकता। सिस्टम जो है यहाँ पे पार्लियामेंट्री है, यू नो वेरी वेल, और ये सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स देखने को मिलता है, जो कि इलेक्ट किया जाता है बाय दी यूनिवर्सल डायरेक्ट सफरेज, ठीक है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स और भी अदर जो ये प्रेसिडेंट हैं ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इसमें और है नहीं। इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स नेपाल में देखने को मिला कि जो कि KP शर्मा ओली जो है ये लगातार 4 बार बन जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ये पहले मोनार्की था, जो कि 2008 में इसको हटा दिया गया, ठीक है। और बस यही है। यहाँ पे देखो ये दोनों, इसमें कुछ सिमिलैरिटी है, लाइक दोनों जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं रिलीजियस फ्रीडम को, फंडामेंटल राइट को, ठीक है। लाइक यहाँ पे जैसे सोशियो इकोनॉमिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, ये सब हो गया। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सेरेमोनियल हेड होते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं रियल हेड होते हैं गवर्नमेंट के, ये दोनों जगह पे है, ठीक है। और अफर्मेटिव एक्शंस अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, लाइक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को किस तरह से प्रमोट करना है, इंक्लूसिविटी, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे है, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। देखो कुछ ऐसे न्यूज़ इंसोर्स हैं, लाइक कैबिनेट कमेटी जो है ये न्यूज़ में रहा था, तो ये कंस्टिट्यूट किया गया अंडर द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के अंदर, और इसमें कुछ खास नहीं। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछता है कभी कभी टर्म, तो अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना वो बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एसेंशियल है इंडियाज़ के डाइवर्सिटी में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बेसिकली होता है कि किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशंस के नॉर्म है उसको अधेरेंस करना है, और जो भी ऐसे प्रैक्टिसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, ठीक है, वो केवल लेटर्स पे ही नहीं होना चाहिए, बट स्पिरिट में भी आना चाहिए, ठीक है, दिखना चाहिए। सो एक ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे जॉर्ज ग्रोट, वो पहले ये क्वाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के वर्ड को, ठीक है। ये एम्फेसिस करते हैं कि किस तरह से बैलेंस जो है फ्रीडम एंड रिस्ट्रेन में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे देखा गया है, जिसमें कि सिटीजन को एक ओबे होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को फॉलो करे, बट आल्सो वो जो फ्रीडम है, ठीक है, उसको भी क्रिटिसाइज कर सके, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि बस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है तो उस पर हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उसके लिए वी आर फ्री टू क्रिटिसाइज, ठीक है। तो ऐसा इनका कहना था। देखो डॉक्टर BR अम्बेडकर के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होता है ये नेसेसरी है फॉर द पीसफुल वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, जबकि ये नेचुरल सेंटिमेंट नहीं होता है, ठीक है। और
ये बेसिकली ये क्या है, ये कल्टिवेटेड होता है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग नेक्सस देखने को मिलता है बिटवीन द फॉर्म्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। इस कारण से जो होता है ये पॉसिबल होता है कि ये अंडरमाइन किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशंस विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म बाई मेयरली द चेंजिंग ऑफ द फॉर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें कुछ खास नहीं था। फंडामेंटल राइट्स का बात करते हैं तो इंडिविजुअल राइट्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी यूज ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो कुछ होते हैं लाइक आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके ये सस्पेंड कर दिया जाता है इमरजेंसी के टाइम पे। तो ये सारा चीज़ देखो, फंडामेंटल ड्यूटी जो है सिटीजन्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नेशंस के प्रति है। सेपरेशन ऑफ द पावर्स, जो जुडिशियल रिव्यू है ऑफ द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एक्शंस, ये सब चीज़ है इसमें सेपरेशन ऑफ पावर में। देखो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को लेकर के है, एक तो है कृष्णमूर्ति केस 2015 का, जिसमें कि कोर्ट इम्फेसिस करता है द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है ये एसेंशियल है गुड गवर्नेंस के लिए। जस्टिस के पुट्टस्वामी केस जो है 2018 का, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे